हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर मांग पूर्वानुमान पॉइंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड डिमांड फोरकास्टिंग मेथड। एक अच्छी मांग पूर्वानुमान विधि की विशेषताएं। अब हमारे पास आता है मांग पूर्वानुमान लगाते हैं, तो मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन कौन सी विधियां हमारे पास में होनी चाहिए। इन विधियों की व्याख्या आपके पास में की जा चुकी है और अब आता है उसकी विशेषताएं क्या होती है, मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताओं में हम पूर्वानुमान की अनेक विधियों, उनके गुणों दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। ये विधियां लागत, लोच तथा आवश्यक कुशलता आदि में एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्नता रखती होती है। अतः मांग पूर्वानुमान विधि में कुछ ऐसी विशेषताएं एवं गुण होने चाहिए जिसे सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से अपनाया जा सके। इसलिए एक अच्छी मांग पूर्वानुमान की विधि में कुछ विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं। जैसे नंबर 1 शुद्धता, एक्यूरेसी। पूर्वानुमान की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर शुद्ध पूर्वानुमान लगाए जा सकें। शुद्ध पूर्वानुमान का आशय वास्तविकता के अधिक निकट होने से होता है। अतः पूर्वानुमानों की शुद्धता पिछले पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना करके अथवा वर्तमान पूर्वानुमानों से भावी परिणामों के साथ तुलना करके जांच की जा सकती है। तो जो विधि हम अपना रहे हैं उस विधि से प्राप्त होने वाले डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और उन डाटाओं से हमें यह विश्वास रहना चाहिए कि जो भी हम डाटा इससे बना रहे हैं, जो हम परिणाम लेना चाहते हैं वो सही आएंगे और हमारा पूर्वानुमान सही रहेगा। नंबर 2 आता है विश्वसनीय, रियलाइबिलिटी। जो प्रबंध अधिकारी पूर्वानुमान का प्रयोग करते हैं उनका पूर्वानुमान विधि में पूर्ण विश्वास होता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि पूर्वानुमान किस प्रकार लगाए जाते हैं। विश्वसनीयता के कारण पूर्वानुमानों की विशुद्धता में वृद्धि होती है तथा उन्हें शीघ्र स्वीकार किया जाता है। ये जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं ये हमारे जो पूर्व में अपनाई गई विभिन्न टेक्नोलॉजियों को आधार मानकर कुछ अनेकों विधियाँ होती हैं जो सांख्यिकी और स्टैटिक्स के आधार पर चलती हैं। तो उन विधियों से प्राप्त होने वाले संपूर्ण डाटा पूर्णतया विश्वसनीय होते हैं, यह विद्वानों का मानना होता है। नंबर 3 समायोजित तथा लोचशीलता, एडजस्टेड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पूर्वानुमान के लिए समायोजित नवीनतम आंकड़ों तथा उपलब्ध जानकारी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नवीन समंकों के प्रयोग के लिए लोच भी होनी चाहिए। ये तो आप बात सत्य है कि जिस विधि के अंदर लोच ही नहीं होती है उस विधि से अगर डाटा निकालते हैं तो हमें भविष्य में कभी बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। लेकिन जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर भविष्य में समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता हो तो कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं, तो लोचशीलता के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 आता है अवेलेबिलिटी। पूर्वानुमानों हेतु ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे सार्थक परिणाम शीघ्र प्राप्त हो सकें। प्रबंधकीय निर्णयों की दृष्टि से पूर्वानुमानों की उपलब्धि में देरी होना अच्छा नहीं होता है। जो हम डिसीजन प्राप्त करना चाहते हैं वो डिसीजन हमें तुरंत मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। यदि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं क्या पता वो रिसर्च का टॉपिक ही समाप्त हो जाए। एग्जाम्पल के आधार पर ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है और डॉक्टर उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेज देता है, जब उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग की रिपोर्ट अगर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद आती है तो उससे पहले क्या पता वो व्यक्ति जिंदा रहे या नहीं रहे, क्या पता वो उसके अंदर वह रोग रहे नहीं रहे, क्या पता उसमें रोग बहुत ज़्यादा हो जाए और ठीक भी हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट ला करके मुझे चेक कराइए ताकि मैं इसका उपचार कर सकूं। लेकिन यदि रिपोर्ट आने में महीना भर लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जो डाटा होते हैं वो डाटा इस प्रकार से होनी चाहिए और विधि इस प्रकार की होनी चाहिए
जिससे हमें तुरंत रिजल्ट प्राप्त किए जा सकें। नंबर 5, मितव्ययिता इकोनॉमिक। पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त विधि फर्म के कर्मचारियों तथा व्यय की सीमा के अंदर होनी चाहिए। यदि पूर्वानुमान को प्राप्त करने का व्यय लाभ से अधिक होगा तो यह पूर्वानुमान उचित नहीं होता है। मितव्ययिता का तात्पर्य ये होता है कि यह जो प्रक्रिया है पूर्णतया हमें कम से कम लागत पर उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन यदि हम खर्चा भी करते हैं और खर्चा करने से उसकी लागत और बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है जिससे आय हमें कम होती हो, तो फिर इस विधि को अपनाने का मतलब ही क्या होता है। तो विधि वही होनी चाहिए जिससे कम खर्चे में हमें रिजल्ट अच्छे मिल सकें, ताकि प्रोडक्शन की जाने वाली यूनिट की लागत भी कम की जा सके और उसकी प्राइस भी मार्केट में कम की जा सके, जिससे हर व्यक्ति उसकी मांग कर सके, उसे खरीद सके। नंबर 6, सरलता सिंपलिसिटी। मांग पूर्वानुमान की वह विधि अच्छी मानी जाती है जिससे पूर्वानुमान की गणना आसानी से हो सके, अतः ऐसी विधि की तकनीकों का सरल होना आवश्यक है। जो विधि जितनी ज़्यादा सरल होती है उस विधि का उतना ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और जो विधि जितनी ज़्यादा कठिन होती है उस विधि का प्रयोग प्राय कम मात्रा में किया जाता है। तो अधिक से अधिक उसके रिजल्ट निकालने के लिए उस विधि के अंदर एक गुण होना चाहिए कि वह बहुत ही सरल है, समझ में आती है और उसे हर कोई अपना सकता है और उसे ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 7 आता है आंकड़ों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। ऐसी विधि अच्छी होती है जिसमें गणना प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की उपलब्धि हो, क्योंकि पर्याप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों के अभाव में मांग पूर्वानुमान संदिग्ध हो जाता है। यदि हम कोई पूर्वानुमान लगाते हैं तो उस पूर्वानुमान के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए हमारे पास में डाटा अवेलेबल होने चाहिए। जब हमारे पास डाटा ही अवेलेबल नहीं होंगे तो हम बिजनेस फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यही आवश्यक होता है कि डाटा हमारे पास है या नहीं है। यदि हमारे पास डाटा पूर्णतया अवेलेबल हो जाते हैं तभी हम अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं और समय के ऊपर हम वस्तु का प्रोडक्शन एवं सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें इनकम, प्रॉफिट और उपभोक्ता को वस्तु प्राप्त हो सकती है। अन्यथा डाटा ही नहीं होंगे तो हम यह रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे और रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास में प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए आंकड़ों की उपलब्धता किसी प्रोसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नंबर 8, स्थिरता स्टेबिलिटी। मांग पूर्वानुमान की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत भविष्य में न्यूनतम परिवर्तन की संभावना हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूर्वानुमान सही नहीं होंगे तथा उनके आधार पर बनाई गई योजनाएं भी सही नहीं होंगी। यहाँ पर बात जो आती है वो ये है कि हमारे जो डिमांड फोरकास्टिंग के डाटा हैं वो इतने अच्छे, सुदृढ़ और बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए जिसके द्वारा निकाले गए परिणाम बिल्कुल सही हों, और जो ये विधि है ये विधि पूर्णतया जिस अवधि के लिए अपनाई जाती है वो उस पूरी अवधि के अंदर स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम विधि अपना रहे हैं और इस विधि के अंतर्गत आगे चलकर कोई परिवर्तन हो जाता है, समयानुसार परिवर्तन हो जाता है और उपभोक्ताओं की संख्या के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, कर्मचारियों की संख्या के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं और ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके आधार पर कोई परिवर्तन हो जाए तो ऐसा गलत होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि ऐसी अपनाई जानी चाहिए जिसके अंदर सभी प्रकार के पक्षों का इसमें हित शामिल हो और उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो ये थी हमारी एक अच्छी मांग पूर्वानुमान विधि की विशेषताएं। धन्यवाद।